अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा, जो रिजल्टेंट पावर आती है हमारी वो किसके बराबर आती है, ई एफ बाई वी टी डिवाइड बाई एक्स एस साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वेयर बाई 2 वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स टी इंटू साइन 2 डेल्टा। ठीक है ना। ये जो है हमारी रियल पावर है, ठीक है, जो हमारी होती है, ये जो आ रही है इफेक्ट, ये किसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, ड्यू टू रोटर। क्योंकि रोटर कौन सा है, सेलिंग पोल रोटर अगर हम यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से ये वाला इफेक्ट हमें लेना पड़ता है, वी टी स्क्वायर बाई 2 वन बाई एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स टी साइन डेल्टा। ये एक्स क्यू और एक्स डी क्या है, ये डी और क्यू एक्सिस है, किसके, सेलिंग पोल के, डी और क्यू एक्सिस है, ठीक है। तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस ऑफ डी एंड क्यू ड्यू टू, इट इज ड्यू टू द रिलक्टेंस ऑफ डी एंड क्यू एक्सिस, ठीक है ना। क्योंकि उसका जो है कंस्ट्रक्शन अलग होती है थोड़ी सी, ठीक है। इस टाइप का रोटर होता है इसका, सेलिंग पोल का, तो इसमें जो फील्ड का आपस में है वो इंटरेक्शन थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है ना। एक दूसरा रोटर होता है वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, उसके इफेक्ट और इसके इफेक्ट में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो ये ऐसा है, इसकी वजह से ये इफेक्ट हमें लेना पड़ता है इसको, ड्यू टू द रिलक्टेंस ऑफ डी एंड क्यू एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर की वजह से आता है ये इफेक्ट, ठीक है। तो ये था, इसकी वजह से हमने देखा कि जो हमारी ये पूरी रिजल्टेंट पावर है जो हमारे पास मिलेगी। दूसरी हमने पावर देखी सिंक्रोनस पावर, ठीक है ना। सिंक्रोनस पावर किसके बराबर थी, वो हमारी थी ई एफ बाई वी टी बाई एक्स टी कॉस डेल्टा, इधर साइन डेल्टा था, इधर कॉस डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2 वन बाई एक्स क्यू माइनस वन बाई एक्स डी इंटू साइन 2 डेल्टा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये जो फैक्टर है वी टी स्क्वायर, ये इसके अंदर ये वी टी स्क्वायर वाला फैक्टर किसी वजह से था, ड्यू टू द डी एंड क्यू एक्सिस ऑफ सेलिंग पोल। इसके अंदर ये है, ये वाला फैक्टर को क्या बोलेंगे, इट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस, ठीक है ना। इट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ रोटर ठीक है। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम, ये जो पूरा है इसको बोलेंगे हम पी एस वाई, को समझ लो आप, मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ कपलिंग बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स, ठीक है ना। दूसरा इसको स्टेबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं कुछ लैंग्वेजेस में इसको रिजिडिटी फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद आएगा, प्री सिंक्रोनाइजिंग ये है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि ये आएगा कब, ये जो है ये हमारा तभी आएगा, ये थोड़ा क्लियर नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा मिटाएंगे। ये सिंक्रोनाइजिंग पावर हमारी कब आएगी, ये सिंक्रोनाइजिंग पावर में तभी आएगी जब हमारी डिस्टर्बेंसेज होगी, जब हमारा जो है जो मैग्नेट है, हमारा मैग्नेट जो सिंक्रोनस मशीन की जो हमारी स्पीड है कम होगी या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। वो कम हो ज़्यादा कब होगी, जब लोड चेंजेस होंगे, उसकी वजह से स्पीड में उसमें वाइब्रेशन आएगी, ठीक है ना। उस वाइब्रेशन को ओवरकम करने के लिए क्या आएगी, सिंक्रोनाइजिंग पावर आएगी हमारी कम इनटू प्ले, ठीक है ना। तो ये जीरो होती है कब, जब हमारी ये डिस्टर्बेंसेस खत्म हो जाती है, मतलब एट स्टेडी स्टेट क्या होगी, सिंक्रोनाइजिंग पावर हमारी जीरो होगी। तो जब ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस सिंक्रोनस पावर किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ई एफ वी टी बाई एक्स डी cos डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स डी इंटू cos 2 डेल्टा, ठीक है। तो इसको ये भी स्टिफनेस फैक्टर भी बोलते हैं, इसको बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फील्ड्स, और रिजिडिटी फैक्टर बोलते हैं, उसको स्टेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने ग्राफ भी ड्रा किया था, तो ये वाली पावर है इसकी वजह से जो आती है, ये वाला ग्राफ जो है छोटा वाला बिल्डिंग में ये आता है, ठीक है। ये प्ले कब आएगा, जब डिस्टर्बेंसेस में आएगा। रिजल्टेंट पावर हमारी ये है जो हमें एक्चुअली में मिलेगी इन दोनों का इफेक्ट निकालने के बाद, ठीक है। ये हमारी रिजल्टेंट पावर है, तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट पावर आती है, ठीक है। जनरेशन में था, चलो इन चीज़ों को भूल जाते हैं अभी, अब आगे चलते हैं। और हमने एक चीज़ देखी इसमें कि जो हमारी सिंक्रोनाइजिंग पावर है वो कब आती है, ओनली ड्यूरिंग डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना। तो डिस्टर्बेंसेस के कारण क्या है, जो रोटर है हमारा वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो मैकेनिकली बहुत हैवी होता है, उसके ऊपर वाइंडिंग भी होती है, उसके ऊपर आपका एक्साइटर भी लगा होता है, ब्रशलेस एक्साइटर भी लगा होता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, वाइब्रेशन आती है रोटर के बीच में, ऐसे घूमता तो है लेकिन थोड़ी सी ऐसे बीच में आ जाएगी वाइब्रेशन, जैसे गाड़ी हम चलाते हैं गियर चेंज करते हैं तो उसमें भी वाइब्रेशन आती है ना, ऐसे इसमें भी वाइब्रेशन आ जाती है। तो उस वाइब्रेशन को हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हंटिंग।
हंटिंग बोलते हैं, मतलब हंटिंग ऐसे आवाज आती है, ठीक है ना, वाइब्रेशन की आवाज आती है जनरेटर के अंदर। जैसे उसमें आती कब है, जब डिस्टर्बेंसेस होगी। डिस्टर्बेंसेस क्या है, जब आपकी लोड चेंज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर 10 मेगावाट की जगह 12 मेगावाट लगा दिया, 12 मेगावाट से सीधे 8 मेगावाट पे आ गए, 6 मेगावाट पे आ गए, तो क्या लोड चेंज हो रहा है। लोड चेंज होगा, उसमें मोटर के अंदर टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो वाइब्रेशन आएगी, ठीक है ना, ड्यू टू सर्टेन वेरिएशन ऑफ लोड। पहला तो ये है। दूसरा क्या, अगर फॉल्ट आ गया, सिस्टम में फॉल्ट आ गया या जनरेटर में फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से क्या है, ये हमारी हंटिंग आ जाएगी, फॉल्ट इन सिस्टम। तीसरा क्या, हमारी जो फील्ड एक्साइटेशन है, फील्ड एक्साइटेशन चेंज करेंगे, क्योंकि लैग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर कब होता है, जब एक्साइटेशन हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो उस दौरान भी हमारी जब फील्ड चेंज करेंगे, हम बहुत ही स्पीड से ज़्यादा फील्ड चेंज करेंगे, ठीक है ना, अगर चेंज बहुत तेज स्पीड से फील्ड चेंज करेंगे तो उसकी वजह से भी डिस्टर्बेंसेस आएंगी। तो डिस्टर्बेंसेस क्या है, मैग्नेट्स जो हमारा रोटर के अंदर है उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी, टक टक की आवाज आएगी, ठीक है ना, टक 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 वाइब्रेशन की। तो होगा कैसे, वाइब्रेशन तो होगी, लेकिन वाइब्रेशन है क्या, ठीक है ना। अब ये हम इसको ज़्यादा स्टडी क्यों कर रहे हैं, स्टडी करने का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो इफेक्टिवली कब काम करती है, जब उसके अंदर रोटर की स्पीड और स्टेटर की फील्ड की स्पीड क्या है, बराबर होगी, ठीक है ना। तो जब वाइब्रेशन हो रही है, वाइब्रेशन क्या है, बेसिकली चेंज इन स्पीड है, आरपीएम है थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से क्या है, जो तुम्हारी मोटर है आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जा सकती है। आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चली जाएगी तो जो हमारा सिस्टम है फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो हम कभी भी सिंक्रोनस मोटर को विदाउट सिंक्रोनाइजेशन नहीं चलाते, तो क्या है, लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन आ सकता है। अब लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन अगर नॉर्मल है, थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत से क्या होगा, हमारा वोल्टेज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी, थोड़ी सी, ठीक है, फ्लक्चुएशन आएगी, वोल्टेज थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशन भी आएगी। पहला तो फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है ना, वोल्टेज फ्लिकरिंग आएगी। जब आपने कई बार देखा होगा, कई बार साथ वाले रूम में एसी चलता है, वोल्टेज थोड़ी डिप कर जाती है, ऐसे ही इसमें भी होता है। जब हंटिंग होती है तो थोड़ा बहुत वोल्टेज डिप कम ज़्यादा होती है, फ्लिकरिंग बोलते हैं उसको। तो दूसरा वोल्टेज ड्रॉप इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा रोटर के ऊपर। मैकेनिकल स्ट्रेस मैंने जैसे आपको बताया, वाइब्रेशन ऐसे करेंगे, बिल्कुल गाड़ी में भी आती है, कई बार हम छोटा बड़ा गियर लगा लेते हैं कम स्पीड में, तो ऐसा ही होगा इसमें भी। तो मैकेनिकल स्ट्रेस आता है रोटर के ऊपर, रोटर के बेरिंग खराब हो सकते हैं, ठीक है ना, बेरिंग खराब हो सकते हैं। फिर उसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होगी रोटर के अंदर, तो उसकी जो रोटर के आर्मेचर और बाइंडिंग है, बाइंडिंग थोड़ी बहुत, बाइंडिंग में क्रैक्स आ सकते हैं, बाइंडिंग की इंसुलेशन थोड़ी बहुत खराब हो सकती है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन तो पता ही आपको, नट बोल्ट भी खुल जाते हैं, तो वो है। तो उस नट बोल्ट किससे खुलेंगे, नट बोल्ट खुलेंगे मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर जब वाइब्रेशन आती है। कई बार आपने देखा गाड़ी में वाइब्रेट करके, तो उसके नट बोल्ट्स भी खुल सकते हैं, वाइब्रेशन भी हर्ट हो सकती है, उसकी बाइंडिंग भी, हमारी इंसुलेशन खराब हो सकती है, ठीक है ना। सो चीज़ें हैं, हमारे मैकेनिकल इंजरी हो सकती है जनरेटर को। फिर टेम्परेचर राइज भी हो जाता है। अब देखो, अगर जो वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेगी 2-4 मिनट तक, 10 आधे घंटे तक, तो क्या है, धीरे धीरे करके ड्यू टू मैकेनिकल फ्रिक्शन उसका टेम्परेचर भी राइज हो सकता है, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज है, बेरिंग टूट सकते हैं, पार्ट्स निकल सकते हैं, धीरे धीरे बाइंडिंग लूज हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारे इसमें ड्रॉबैक्स हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू हंटिंग। हंटिंग मतलब फेस स्विंगिंग में बोलते हैं इसको दूसरे नाम से। तो अब रेमेडी क्या है इसकी, इससे बचेंगे कैसे। रेमेडी हमारे, हमने जब जनरेटर हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके साथ में हमने एक रेमेडी पहले से लगा रखी होती है, जिसको हम डैम्पर वाइंडिंग बोलते हैं। डैम्पर वाइंडिंग आपको पता है, जब जनरेटर की स्पीड बढ़ जाती है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, किसके अंदर, डैम्पर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है इसके अंदर ड्यूरिंग ओवर स्पीड, ठीक है ना। ओवर स्पीड में ये डैम्पर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगा और ये एज ए जनरेटर काम करेगी, ठीक है ना। तो इसके अंदर जनरेशन काम करेगी तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो है इसकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो डैम्पर वाइंडिंग में ये काम है। दूसरा हम एक और फ्लाई व्हील यूज कर सकते हैं रोटर शाफ्ट के ऊपर। रोटर, आपको पता है जो फ्लाई व्हील है वो काम क्या करता है, फ्लाई व्हील क्या करता है, मोमेंटम स्टोर करता है, ठीक है ना, मोमेंटम एनर्जी स्टोर करता है। उससे क्या है कि वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो उसकी रोटेशन एनर्जी में सेव हो जाएगी, तो उसकी वजह क्या है कि आपकी हंटिंग क्या है, कम हो जाती है, ठीक है। तो बाई यूज कोई, कई बार कोई पूछता है कि हाउ हंटिंग इज प्रिवेंटेड, तो उसमें बोल सकते हो बाय यूजिंग डैम्पर वाइंडिंग एंड फ्लाई व्हील्स ऑफ रोटर शाफ्ट, ठीक है। तो इसके साथ में ये वाला हमारा क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। अब थोड़ा सा कूलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। कूलिंग हमें चाहिए होती है, ठीक है ना। हर
हर एक मशीन जैसे ट्रांसफार्मर की कूलिंग होती है, ऐसे जनरेटर की भी सिंक्रोनस मशीन की कूलिंग होती है, सिंक्रोनस जनरेटर कूलिंग। ठीक, ये मान लो सिंपल मशीन है, ठीक है, इसके अंदर एक साइड से वेंट्स हैं, सिंपल आपने देखा भी होगा मोटर में एयर स्पेस होती है, इधर से एयर आती है, इधर से इन और इधर से आउट। इसको करने के लिए क्या होता है, फैन लगा होता है, ठीक है ना, फैन इधर से आएगा, इस फैन जो है खींचेगा इसको, एयर को खींचेगा एक साइड से, तो एक साइड से आउट कर देगा, ठीक है, एयर आउट कर देगा, इसको बोलेंगे नेचुरल कूलिंग। क्या बोलेंगे, नेचुरल कूलिंग, ठीक है ना। सिंपल सा एक साइड फैन लगा, फैन क्या करेगा, एयर को खींचेगा, ब्लेड उसको ब्लेड में ऐसा एंगल दिया होता है कि बाहर से एयर खींचे, वाइंडिंग के साथ टच करे तो एयर गर्म होकर तो बाहर चलेगा एक साइड से, ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको बोलेंगे नेचुरल कूलिंग। इसको ओपन सर्किट कूलिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कूलिंग, ठीक है। नेचुरल कूलिंग को ही ओपन सर्किट बोलते हैं कूलिंग। तो इसको थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, और हैवी फैन लगा सकते हैं इधर, तो इस साइड एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। दूसरी होती है क्लोज सर्किट कूलिंग। ओपन सर्किट में कुछ कुछ एक्सटर्नल लगाते हैं, क्लोज सर्किट में कूलिंग में क्या है, एयर हमारी एक साइड से आएगी, एयर घूम के ये पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अंदर यूज हो जाएगा, एक्सेप्ट बाहर वाली साइड एक कूलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। पूरा सिस्टम एक चैम्बर के अंदर होगा, इस पाइप के अंदर ही तुम्हारा ये ठीक है, चैम्बर के अंदर ये सारा सिस्टम है, इसके अंदर एयर एयर फैन होगा, एयर लगा दो, हाइड्रोजन फैन लगा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन आउट। अब वाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, 10 टाइम्स क्या 40 टाइम्स लाइटर है देन एयर, एयर से 14 गुना हल्का है हमारा ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन को हम एक साइड से डालते हैं, इसके अंदर हमारी हाइड्रोजन की रॉड्स रहती है अंदर, ठीक है ना, बाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत हाइड्रोजन इसके अंदर भी अगर होगा तो, क्योंकि क्लोज चैम्बर है तो लीकेज की कोई टेंशन, लीकेज अंदर ही रहेगी, बाहर तो आएगी नहीं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कूलिंग। तो हाइड्रोजन की यूज़ करते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, कुछ छोटे जनरेटर में एयर भी यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े जनरेटर में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन का फायदा क्या है, एयर से 14 गुना लाइटर है, 14 गुना लाइट होगा तो उसकी फ्रिक्शन भी कम होगी, क्योंकि एयर ड्रैग कम होगा, एयर ड्रैग कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है जनरेटर की बढ़ जाएगी, उसके अंदर जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगी, एयर की वजह से जो हैवी एयर की वजह से लॉसेस होंगे, वो चीज़ कम हो जाएगी हमारी, ठीक है। और ये बेटर कूलिंग देता है हमारा हाइड्रोजन, क्या है, बेटर कूलिंग करता है, क्योंकि इसकी हीट कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये जो हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, तो इसकी एक एयर ड्रैग भी कम रहता है और हीट एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो ये जो है सारा का सारा एक क्लोज चैम्बर के अंदर रहता है, तो उसके अंदर ही इसको हम करते रहते हैं, ठीक है ना। हम बाहर आके तो हम इधर फैन लगा रहे थे, इस जो पाइप है जो फैन पे करते हैं इसकी कूलिंग, बाहर जो पाइप लाइट है हमारी, जैसे हम नॉर्मली कूलिंग करते हैं, तो वहाँ पे एयर इसके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, या पानी फेंकेंगे ऊपर, पानी भी फेंक सकते हैं इसकी रॉड्स के ऊपर, तो कूल हो जाएगा इधर, ठीक है। तो वापस इसको सर्किट क्या करता है, क्लोज सर्किट चलता रहता है, ठीक है ना। तो बस यही था इसमें आज के इसमें, बाकी कुछ है नहीं। अब कूलिंग हीट कैसे जनरेट होती है, हीट हमारे क्योंकि कॉपर बाइंडिंग है, आई स्क्वायर आर लॉस हो जाएगा और आयरन लॉस होगा, और हमारे मैकेनिकल फ्रिक्शन के कारण भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए हम कूलिंग करते हैं। तो बस बाकी कुछ इतना ही था हमारा सिंक्रोनस मशीन में, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक।